पाकिस्तानी बैटिंग में इंटेंट की कमी है और बॉलिंग में अकल की कमी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ने तकरीबन वही टीम खिलाई जो मैच जीतती आ रही थी। पाकिस्तान ने तब्दीली की एक, जिसमें हारिस रऊफ फहीम अशरफ की जगह आ गई इस टीम में। मैं उम्मीद करता था सौद शकील की जगह कामरान गुलाम खेलेंगे। ज्यादा एडवेंचरस है, स्कोर बोर्ड को मूव कराते हैं, ज्यादा स्ट्रोक्स खेलते हैं, और सौद शकील लगातार वनडे में फेल हो रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हारिस रऊफ आ गए एक मैच विनिंग या विकेट टेकिंग बॉलर, तो लगा बैलेंस बढ़ गया टीम का, बेहतर हो गई टीम। टॉस पाकिस्तान ने जीता, फील्डिंग ली, सही किया। अब लोग कहेंगे गलत फैसला था। हमने देखी लाइटनिंग क्विक आउटफील्ड, देखी नहीं इतनी क्विक आउटफील्ड, और दो साइड से 60 और 62 मीटर की बाउंड्री, 300 चेज हो सकता है इस विकेट पे, लगता है साफ। और ड्यू फैक्टर कहा गया था बड़ा इफेक्ट करेगा, इंपैक्ट डालेगा शाम को, उस हिसाब से भी फैसला सही था। बॉलिंग का आगाज किया शाहीन अफरीदी ने, सीधी बॉल। नसीम शाह की बॉल में लिफ्ट और मूवमेंट नजर आई। छठे ओवर में एक अच्छी मूव हमने देखी रिजवान की, अबरार को ले आए और अबरार ने कॉनवे को आउट कर दिया। पाकिस्तान दाखिल हो गया। फिर नसीम शाह वापस आई तो उनने केन विलियमसन को आउट किया, लेकिन इस पूरे पीरियड में वो उस लिफ्ट और मूवमेंट का फायदा नहीं उठा सके पूरी तरह, क्योंकि बॉल बैट्समैन के उस हिस्से में नहीं गिरी जहां उसे खदशा या खतरा महसूस होता। 40 पे 2 हो गए। 10 ओवर में 48 रन है, 2 आउट हैं। लगता है पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड चल भी पड़ा तो 275-80 तक रिस्ट्रिक्ट करेगा उनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यंग राइडिंग इज लक इनिशियली, एज वगैरह वगैरह से खेलते रहे, लेकिन कोई भी जल्दबाजी का कोई एरी फेरी शॉट उन्हें नहीं खेला। यंग ने बहुत खूबसूरत हिट मारी जब भी मौका मिला, और लंबी इनिंग खेल गए। और मैंने पिछले प्रोग्राम में लेथम की बात की थी, बड़े डिस्ट्रक्टिव। एक पूरी सीरीज न्यूजीलैंड में अकेले ने इंडिया को हरा दी थी, वनडे सीरीज, और लेथम ने एक ब्लेंडर ऑफ एन इनिंग्स अबाउ 100 रन रेट से खेली। और फिर आए फिलिप्स, जिनकी पाकिस्तान फेवरेट टीम बन गई है बैटिंग के लिहाज से, और धुआंधार क्रिकेट खेला। 42 ओवर में स्कोर था 215 पे 4। 8 ओवर में अगले 105 रन बने। इसमें फिलिप्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लेथम भी स्ट्रोक बाय स्ट्रोक मैच करते गए उनको, और आउट भी नहीं हो रहा है खिलाड़ी। बॉलिंग की तरफ आएंगे पाकिस्तान की। एक पर्पस से बैटिंग की उनने, और टारगेट दिमाग में रख के कि हम कहां तक जा सकते हैं, हम कैसी बैटिंग कर सकते हैं, उसमें वो कामयाब हो गए। मेरे ख्याल में अपनी एक्सपेक्टेशन से 25 रन ज्यादा बना गए वो। पाकिस्तानी बॉलिंग की तरफ आते हैं। नसीम शाह ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा कंटेन किया आके शाहीन ने, और पहले 2 ओवर 3 ओवर हारिस रऊफ ने बहुत अच्छे किए। उनका एक मामला है, ही इज आइदर वेरी गुड और ही इज वेरी बैड। उसके बाद उनका वेरी बैड फेज आखिरी 5 ओवर में शुरू हो गया। बीच में एक स्पेल में हारिस रऊफ ने 1 ओवर में 2-3 शॉर्ट बॉलिंग की, बैट्समैन नहीं खेल पाए अपनी उनकी स्पीड से, लेकिन उसके बाद 2 ओवर लगातार शॉट किए, इतने प्रिडिक्टेबल बन गए कि पिटते गए। अबरार ने 9 ओवर में 31 रन दिए थे, अच्छी बॉलिंग की थी। आखिरी ओवर में 16 रन दिए, ही लॉस्ट हिज नर्व। और इस पीरियड सारे में जहां रिजवान ने शुरू में अच्छी मूव की थी, रिजवान सलमान अली आगा को भूल गए, एक पीरियड में अबरार को भूल गए, बहुत लेट लाए उनको, और वो डांट टपट करते रहे, गुस्सा करते रहे, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ टीम को। शाहीन अफरीदी ने वापस भी उनको वो कुछ कह दिया, अगर आप लिप रीडिंग करेंगे तो मैं बयान नहीं कर सकता। खुशदिल की बॉल 2-4 टर्न हुई, उन्होंने फेंकी सामने, बैट्समैन परेशान हो गए, इतनी घूम गई, लेकिन उसके बाद शॉर्ट बॉल है। एक फिलिप्स ने आके उनको आगे से 6 मारा है, उसके अलावा उनकी बॉलिंग पे सारे रन बने हैं बैकफुट पे। और अब न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखेंगे, उनके स्पिनर सारे टाइम आगे लाते रहे पाकिस्तान को, बैकफुट पे खेल के मजे में रन बनते रहे। विकेट का उनने भी फायदा नहीं उठाया। कहेंगे क्या था विकेट में, वो हमने देखा जब ब्रेसवेल ने बॉलिंग की, सैंटनर ने बॉलिंग की, फिलिप्स ने बॉलिंग की, विकेट में बहुत कुछ था तो पाकिस्तानी बॉलर एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। नसीम शाह बाद में पिटे, अच्छी बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी का कंपोजर खो गया लड़ाई के बाद रिजवान से, और हारिस रऊफ को हर बार ये कहा गया कि आखिरी 3-4 ओवर न कराए जाए, कराए गए और पिटते गए।
اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے جو مجھے محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوگی. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کرکٹ برین میں زیادہ دماغ میں کھیلی جاتی ہے. They simply have no idea what to do with the ball. ان کے فاسٹ بالر آئے دوڑ کے پھینک دی بال وکٹوں پہ، کبھی دائیں بائیں بھی پھینکی جائے، کبھی کچھ کیا جائے. سعود شکیل کس بال پہ آؤٹ ہوئے؟ وائڈ بال پہ، تقریباً وائڈ ہاف والی کھلایا جاتا ہے. ایسی کوئی کوشش نہیں کی. اور بالکل مجھے یہاں وہ WWF کے ریسلر یاد آتے ہیں، حالانکہ وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، ان کو وہ کہا جاتا ہے کرو وہ حرکتیں، تو سوچے بغیر، ویسے ہی سوچے بغیر پاکستان کے فاسٹ بالر بالنگ کرتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں ان سے کم تجربہ کار فاسٹ بالر جو ہیں نیوزی لینڈ کے، وہ ایک کریڈور میں بالنگ کرتے ہیں، فیلڈنگ کے حساب سے بالنگ کرتے ہیں، پرپسفلی اس فیلڈنگ پہ بالنگ کرتے ہیں. یہاں رسک کیوں نہیں لیے لیتھم نے، رسک کیوں نہیں لیے شروع میں ینگ نے؟ کیونکہ ہر اوور میں آپ کو لوز بال ملی، پیر پہ بال ملی. نسیم شاہ کے 3 اوور آپ لے لیجئے بیچ کے، میں بتاؤں گا کون کون سا. اننگ کا 9 اوور، 27واں اوور، آخر میں 1 اوور نسیم شاہ کا. ان 3 اووروں میں انہوں نے 5 بالوں میں 1 رن دیا ہے، لیکن چھٹی بال کہاں ہے؟ پیر پہ سیدھا ہاف ہو گئی. یہاں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، سینس کی ضرورت ہوتی ہے بالر کی. یہ رضوان سے نہیں کروا سکتا، یہ خود کرنا ہوتا ہے بالر کو. اور اس سارے سسٹم میں ہمیں لگا جب لیتھم نے آخری اوور میں 16 رن لیے، ابرار سے بات کرنے بھی آئے پہلی بال کے بعد. رضوان تو راؤنڈ دا وکٹ لے جانا تھا ان کو، رف سے تھوڑی بال ٹرن تو ہو رہی تھی، اوور دا وکٹ لیگ پہ فلائٹ بالنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر سلمان علی آغا نے بہت کم بالنگ کی لیتھم کو، 3 اوور کی. کم سے کم فاسٹ بالر سے اکنامک کر رہے ہیں، 5 کے حساب سے رن بڑھے تھے. تو 40 اوور 42 اوور کے بعد لگتا تھا پاکستان کی ٹیم سوچ رہی ہے 50 کب ہوں گے، اب ہم سے نہیں سنبھل رہا ہے فیلڈ میں. برابر یہی تھا. کریڈٹ ٹو نیوزی لینڈ، جن نے ایک نہیں مانی اور جن نے اپنی گیم کھیلی اور اپنی ٹرمز پہ بیٹنگ کی. اس پیریڈ میں شروع میں ہی فخر زمان زخمی ہو گئے تھے. 30-35 اوور باہر رہے تو نیچرلی اوپن نہیں کر سکتے تھے، ان کو ایک پیریڈ کے بعد بیٹنگ کرنے آنا ہے. لیکن ایک بات ہے سوچنے کی، سائمو فیلڈنگ کرتے، پاکستان کے بیشتر کھلاڑی فیلڈنگ کرتے، جس میں فیلڈ میں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان کو، یہ ویڈیو بھی دیکھیں، نہ فخر نے ڈائیو ماری ہے نہ سلائیڈ کیا ہے، کچھ منہ کے بلیوں بال پہ گرے ہیں. ان کو نہیں پتا ہے بال انٹرسیپٹ کیسے ہوتی ہے. تھرو آؤٹ دا اننگ لگا جب پاکستان بالنگ کر رہا ہے کہ 5-6 فیلڈر ہیں، باقی میدان خالی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ بال کے فیلڈر دوڑ رہا ہے، انٹرسیپٹ نہیں کر رہا ہے فیلڈ کو، ڈائیو نہیں مار رہا ہے، روک نہیں رہا ہے فیلڈ کو، بال کو. ایون جو کراس کر رہی ہے اس کے وہ موڑ کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اس کے فاسٹ آؤٹ فیلڈ میں ساتھ نہیں دوڑ پائیں گے آپ. اور دوسرا وہ اس رفتار سے سلو بال پہ دوڑ رہا ہے کہ لگاتار 3 رن لے رہے ہیں نیوزی لینڈ کے کھلاڑی، اور داد دیجیے ان کے دوڑنے کی اور پاکستانی فیلڈرز کی سستی کی. اننگ کی آخری گیند پہ بھی مس فیلڈ ہوا، 1 کے 3 رن بن گئے، 320. گڈ ٹوٹل بٹ گیٹیبل آن دا وکٹ اینڈ دا باؤنڈریز، ایسی بات نہیں ہے. لیکن شوق یہ تھا کہ فخر زمان اوپن نہیں کر سکتے ہیں، جن پہ گڈ سٹارٹ کے لیے، برسک سٹارٹ کے لیے پاکستان ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے. سعود شکیل آ گئے اوپن کرنے، ناٹ اے ویری گڈ موو، کیونکہ آؤٹ آف فارم بیٹسمین اوپن کر رہا ہے، جلدی. پھر رضوان آ گئے 1 ڈاؤن، 10 اوور میں 22 رن، 2 کھلاڑی آؤٹ. فلپس نے وہ کیچ پکڑا ان کا جو دیکھتے ہی بنتا ہے، فل بریڈ ہٹ تھی، بہت دور تھی، ہوا میں گول کیپر کی طرح فٹ بال کے فلائی کر کے کیچ پکڑا، اور پاکستانی فیلڈنگ سے تھر کانپ گیا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میدان میں، یہ انسان ہے یا کائنڈ آف اے لیپنگ فراگ. اور یہ فیلڈنگ ساری اننگ میں نیوزی لینڈ نے اور خاص کر فلپس نے دکھائی ہے. جب پاکستان بیٹنگ کر رہا ہے لگتا ہے 20 فیلڈر فیلڈنگ کر رہے ہیں، کوئی پار ہی نہیں جاتی. اس میں کریڈٹ بالرز کو بھی جاتا ہے نیوزی لینڈ کے، انہوں نے بالنگ کی اکارڈنگ ٹو فیلڈ، اور پاکستانی بیٹسمین نے کوئی کوشش نہیں کی ٹو ہسل دا فیلڈ. اینڈ پہ جب کوشش شروع ہوئی، ایک پیریڈ میں سلمان علی آگا اور ایک پیریڈ میں خوش دل، تو یہی بالر سینٹنر سمیت گھبرائے ہوئے نظر آئے، پٹ گئے. مگر دیٹ واز ٹو مچ ٹو لیٹ with 2 wickets lost, too many wickets lost. ایک اور بلندر آ کے اظہر محمود اینڈ کمپنی کا، اور اس میں آپ رضوان کو بلیم نہیں کر سکتے، وہ آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں تو فخر بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں. ایک انجور پلیئر بیٹنگ کرنے آ گیا جہاں رن دوڑنے ہیں تیز، اور سنگل بند ہو گئے، اور وہ ڈیپینڈنٹ ہیں بگ ہٹ پہ، اور یہ بگ ہٹ دے نہیں رہے ہیں ان کو نزدیک، ان کے آرک میں بالیں دے نہیں رہے ہیں. انہوں نے کوشش بہت کی، ان کی وجہ سے سنگل رک گئے. بابر کی اننگ سلو ہو گئی، بابر نے کوئی تیز اننگ ویسے بھی نہیں کھیلی تھی، لیکن سلو ہو گئی، اور ان کے بھی سنگل نہیں بنے جب تک فخر زمان آؤٹ ہو گئے.
उनको बाद के लिए रखना था। अगर बाद में हिटें मारनी थी एक ही जगह से किसी को 50-60 रन टू विन होते, 70 टू विन होते, लेकिन बीच में टेम्पो ही खत्म कर दिया गेम का थिंक टैंक ने, पाकिस्तान के। दे में हैव अ टैंक, थिंक का मुझे शक है। 20 5 ओवर में 63 रन है, 3 आउट है। उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं, सडनली जान आ जाती है मैच में। अगले 10 ओवर में 64 रन बनते हैं, 10 से कम ओवर में, उसमें से 41 वो बनाते हैं। विकेट सेक्रीफाइस हो गया उनका, ही कुड हैव डन नथिंग मोर। हम कहते हैं थोड़े जुडिशियस होते, तो जुडिशियस तो बाबर थे ही सारे टाइम। बाकी बैटिंग में नथिंग टू रिपोर्ट, बट फॉर खुश दिल। मैं हर वक्त कहता रहा हूं, मैंने उनको T20 में भी देखा है, ही कैन बैट वेल, ही कैन हिट वेल, और उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आज मौका मिला, ज्यादा ओवर मिले, उन्हें दिखाया कि वो कैसी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैटिंग से बॉलर नहीं खेल सकता। वो ऊपर बॉल करने से डरते हैं, अपने टर्न का इस्तेमाल करने से घबराते हैं। तो जिसके लिए उन्हें खिलाया जा रहा है अहम रोल, वो पूरा नहीं कर पाते। 153 पे 6 हो गए, मैच वाज ओवर जब बाबर आउट हुए 64 रन बना के 90 बॉलों में। छक्का मारा, उससे पहले एक और अच्छी हिट मारी थी, फिर ऑफ पे बॉल है, यहां से उठाने के बदले फिर यहां मारा, तो बॉलर तो तमाशा नहीं देखेगा, बॉल चढ़ गई, कैच हो गए वो। अब बाबर का क्या मामला है? देखिए, एक बात साफ है, हार में सारा कसूर उनका नहीं है। पाकिस्तान की टीम लगातार बॉलिंग से हार रही है, 300 रन हर टीम बना रही है इनके साथ। उस तरफ भी ध्यान दीजिए कि कंप्लीट फेल्ड बॉलिंग साइड, ओनस ऑन बैट्समैन ओनली, गाली गलौज भी सिर्फ बैट्समैन को। लेकिन वो हम अंग्रेजी में कहते हैं, बाबर हैज लॉस्ट हिज नर्व टू प्ले स्ट्रोक्स, जो उनके पास कभी थी। आगे निकल के फास्ट बॉलर को भी, स्पिनर को भी, पीछे जाके, और मैं 1 साल से कह रहा हूं, हिज बॉडी एंड फीट मूवमेंट हैज बिकम बैड, फ्लो हैज बिकम वेरी स्लो टू हिट द बॉल्स। अब ये होता है कि बॉलर पहले सोच के आता है मुझे इसको क्या बॉल करनी है, जो बॉलर करता है कोई भी बैट्समैन हो। बैट्समैन पहले नहीं सोच सकता मुझे क्या करना है, उसने बॉल देखी उसके बाद सोचता है। और आजकल के लिमिटेड ओवर्स में बॉलर, बैट्समैन ही पहले डिसाइड करता है, जिसने 3 बॉलें ऐसी की, चौथी को मैंने ये करना है और मैं कैसे करूंगा, और नहीं हो पाया तो क्या करूंगा। दिस इज व्हाट एंड वेयर पाकिस्तान लैक। बाबर सर्वाइवल मोड में ही है अभी। वो इतना प्रेशर जो उनके पुराने खिलाड़ियों ने और मीडिया ने बिल्ड किया, इवन साथियों ने बिल्ड किया उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देके, अब वो सिर्फ चाहते हैं विकेट पे रहना, अपनी गेम भूल गए। वो आज भी अपनी गेम खेल सकते हैं माइंडसेट में तब्दीली लाके, यकीन करके मेरे पास जो वो शॉट थे आज भी मैं डिलीवर कर सकता हूं उनमें, और फुर्ती दिखा के विकेट पे, जो वो नहीं दिखा रहे। बाबर एक इंपैक्ट प्लेयर है, हु इज नॉट एबल टू मेक इंपैक्ट। प्रॉब्लम ये है, कोई और खिलाड़ी होता तो उसके बारे में ये बात नहीं होती। आप कहते हैं कभी नहीं रन बनाता था, आज भी फास्टेस्ट 6000 ये पहुंच गए हाशिम आमला के साथ 123 इनिंग्स। अगर पिछले दिनों से फेल नहीं हुए होते तो ये 115 में ही बना लेते। दैट ही हैज डन समथिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ अ ग्रेटनेस बिहाइंड हिम। 2022 के इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऐसे नहीं बनता है कोई। लोग कहते कैसे बन गया, नहीं, जब उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे दिए लोगों को, ऐसे नहीं बनता है। और उम्र भी इतनी नहीं है, ही शुड लूज इट। न्यूजीलैंड की बॉलिंग ही जाने बात है। स्पिनर्स ने बॉल फ्लाइट की, बॉल टर्न कराई, उन एरियाज में फेंकी जहां बैट्समैन को कहा खेलो, मैं भी देखता हूं क्या करते हो। ऐसे पीछे जाके मजे में खेला और फिर पुल कर दिया जो पाकिस्तानी स्पिनर्स को, वो नहीं हुआ, वो आगे खींचते रहे उनको। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया बैट्समैन ने एंड पे, खुश दिल ने, बीच में नसीम शाह और हारिस रऊफ ने, वो स्पिनर भी परेशान नजर आए, वो मैट हेनरी भी पिटे। लेकिन इंटेंट का मामला है, पाकिस्तानी बैटिंग में इंटेंट की कमी है और बॉलिंग में अकल की कमी है। न्यूजीलैंड की फील्डिंग टॉप क्लास, बॉलिंग अकॉर्डिंग टू फील्ड, और वही मैं कह रहा हूं कि आप जहां मारेंगे या तो प्लेयर दौड़ के रोक लेगा या रास्ते में रोक लेगा। इस पीरियड में अगर आप देखेंगे कम से कम 25 से 30 रन जो इजीली बन जाते उनके फील्डर्स ने नहीं बनने दिए। पहले पता था कि फुल्ली राउंडेड टीम है वो उनकी, थोड़ी सी शक बॉलिंग पे था, बैटिंग में बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन अब बॉलिंग भी सेटल हो गई है बाय एंड लार्ज। अब बैटिंग में पाकिस्तान की एक इंजरी ने इनको इतना अपसेट किया कि बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हुआ और बैट्समैन भी को भी समझ नहीं आ रहा, फखर नहीं आ रहा है। शुरू में लग रहा था ना अब कौन हिट करेगा, तो ताहिर को नंबर 3 पे भेज देना था। इफ यू वेंट बिजनेस, रिस्क है,
पीछे भी वो कोई बड़ा स्कोर नहीं करेगा. अगर यहाँ चल गया 40-50 डिमोरलाइज किए बॉलर, कोई चेंज नहीं होता, वो स्क्रिप्टेड. मे बी इवन दिस टीम मस्ट बी रनिंग आउट ऑफ पेशेंस विद शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ. अगले मैच में देखेंगे. वो इंडिया के मैच से पहले मैं बात करूंगा. कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं वहां जो ये कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता उधर करेंगे. किवी मार्चेज ऑन टू नेक्स्ट मैच विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान से डिफिकल्ट बांग्लादेश हो सकता है उनके लिए. उन्हें देखा होगा, वो ग्राउंड दूसरा है. कराची में इनको आदत है दूसरे में खेलना, वहां आदत नहीं है. किस स्पिनर के साथ ये क्या करते हैं. और बांग्लादेश के पास एक बॉलर है जो 150 से ऊपर बॉलिंग करता है, और स्पिनर अच्छे हैं. और आज इंडिया के लिए भी ये मामला होगा. उस बॉलर को इंडिया ने नहीं खेला है, लेकिन दुबई का विकेट जो है वो स्पीड को का ज्यादा साथ नहीं देता है. लो स्कोरिंग विकेट है दुबई का. ये शारजा या कराची नहीं है, वहां 250 रन बनते हैं नॉर्मली. अब इंडिया की बैटिंग लाइनअप लंबी है, हो सकता है ज्यादा बना लें. जाते जाते अपनी बात याद दिलाऊंगा, मैंने कहा था लेगेसी पाकिस्तान के साथ है. आलमी कप में मैच जीतते हैं, ICC टूर्नामेंट वो हराते हैं न्यूजीलैंड को. फॉर्म न्यूजीलैंड के साथ था, लेकिन सिर्फ लेगेसी से काम नहीं चलता, बात होती है परफॉर्मेंस की. वो न्यूजीलैंड ने दिखा दिया. यू आर सपोज टू प्ले वेल ऑन दैट डे, एंड इन अ टूर्नामेंट यू हैव टू प्ले वेल एवरी डे. बायलैटरल सीरीज नहीं है. So Pakistan is desperate against India. Let's see what India does today. कहीं एक ही बोट में दोनों ना आ जाए. खुदा हाफिज.